हेलो एवरीवन, इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप रेलवे स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करते हो तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो स्टॉक है वो लास्ट 1 ईयर में 202% से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टॉक मोर देन 368% से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है इन द लास्ट 1 ईयर। एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक लास्ट 1 ईयर में 199% से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक है वो लास्ट 1 ईयर में 129% से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अभी ये सारे स्टॉक्स इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और इनके पीछे रीजन क्या है, और एक्सपर्ट्स इन स्टॉक्स के फ्यूचर के बारे में क्या बताते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी ये जो रैली रेलवे स्टॉक्स में हो रहा है, क्या वो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में लास्ट लेग ऑफ रैली है या ये रैली आगे और भी ज्यादा कंटिन्यू होने वाला है। और उसके साथ साथ रेलवे स्टॉक्स में वो कौन सा रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से आगे चल के रेलवे स्टॉक्स में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन स्टॉक्स के रिलेटेड इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि मैं किस तरीके के स्टॉक्स को एनालाइज करता हूं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मैं किस तरीके के स्टॉक्स को प्रेफर करता हूं। और आज ही मैंने एक 67 रुपीज के स्टॉक के ऊपर पोस्ट डाला था जो अभी अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म के एक क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल पे है। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल अपडेट्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो मेन मुद्दा है या जो मेन क्वेश्चन है उसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हर एक इन्वेस्टर के माइंड में मेन क्वेश्चन यही है कि अभी ये जो रेलवे स्टॉक्स में रैली हो रहा है क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो इस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक इंटरव्यू को एक्सप्लोर करेंगे और इस इंटरव्यू को एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी ने दिया था, जहां पर विजय केडिया जी ने डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स के रिलेटेड कई सारे सवालों का जवाब दिया था और उन सारे जवाबों के पीछे जो रैशनल और लॉजिक था उन्होंने उसको भी वहां पर एक्सप्लेन किया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हर कोई इन्वेस्टर विजय केडिया जी के बारे में जानता नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो विजय केडिया जी बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन शुरुआत में यानी 2004 और 5 में उन्होंने 3 मल्टी बैगर शेयर्स को आइडेंटिफाई किया था और उसमें इन्वेस्ट किया था। और वो शेयर्स थे अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरा सैनिटरी वेयर। और ये स्टॉक्स नेक्स्ट 10 to 12 इयर्स के टाइम पीरियड में 100 टाइम्स अप्रिशिएट हो जाते हैं या 100 टाइम्स मल्टी बैगर बन जाते हैं। और 2012 में इन्होंने करेक्टली ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रक्चरल बुल रन की शुरुआत में है। और 2016 में बिजनेस वर्ल्ड ने विजय केडिया जी को लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के 13th पोजीशन पे फीचर किया था। और 2017 के ड्राई मार्केट में इनका पोर्टफोलियो 170% बढ़ा था। 2018 में इनको लंदन बिजनेस स्कूल में एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया था और 2018 में टेडेक्स ने भी इन्हें एज अ स्पीकर इनवाइट किया था। और विजय केडिया जी जाने जाते हैं उनके एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है स्माइल, जो ये बताता है कि विजय केडिया जी किस तरीके के कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जहां पर स्माइल इस तरीके से ट्रांसलेट होता है कि कोई भी कंपनी जो विजय केडिया जी पसंद करते हैं वो स्मॉल इन साइज होता है, मीडियम इन एक्सपीरियंस होता है, लार्ज इन एस्पिरेशन और एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल होता है। और विजय केडिया जी बताते हैं कि ऐसे ही स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। और उसके अलावा विजय केडिया जी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कुछ और की पॉइंट्स भी है, जैसे कि वो ऐसे ही कंपनीज को ढूंढते हैं जिसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है और ऑनेस्ट होता है। और जो कंपनीज वो ढूंढते हैं वहां पर वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाता है क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस आने वाले टाइम में ग्रो होगा कि नहीं होगा, और क्या वो अपने पियर्स और इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करने का कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता है। और ऐसे कंपनीज में अगर 10-15 साल कोई इन्वेस्ट करता है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर रॉन्ग होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये था विजय केडिया जी और उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अगर आपको इनके मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उसके ऊपर ही एक सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ विजय केडिया जी ने 2020 में एक टाटा स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, और ये टाटा स्टॉक सेमीकंडक्टर्स बनाता है और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाता है। और जब से विजय केडिया जी ने 2020 में इस शेयर को खरीदा है तब से लेके अब तक सिर्फ 3 सालों में ही ये स्टॉक 20 टाइम्स मल्टी बैगर बन चुका है, यानी स्टॉक का प्राइस 20 गुना ऊपर जा चुका है। और अगर आप जानते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इस कंपनी का नाम सही गेस कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, टाटाज ने इस कंपनी को 2020 में एक्वायर किया था। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। और रिसेंटली विजय केडिया जी ने जो इंटरव्यू दिया था वहां पर उन्होंने ये बताया था कि अभी डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में जो रैली हो रहा है वो अभी एक
एक बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, यानी एक अर्ली स्टेज में है। और अभी इन स्टॉक्स में जो रैली हो रहा है और स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है वो अगले 5 साल से 7 सालों तक जारी रह सकता है। तो ये सुनने के बाद कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर ऑलरेडी रेलवे स्टॉक्स में इतना बड़ा रैली तो हो चुका है, उसके बाद और रैली क्यों हो सकता है? एंड ऑल्सो ऐसा रैली सिर्फ रेलवेज में ही नहीं बल्कि डिफेंस में भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर देखेंगे तो इसके ऊपर हमने 2021 में वीडियो बनाया था, तब से लेके अब तक शेयर ऑलरेडी 314% से ज्यादा ऊपर जा चुका है। उसी तरीके से अगर आप एमटार टेक्नोलॉजीज को भी देखेंगे तो हमने पहली बार इसको 2022 में कवर किया था, तब से लेके अब तक ऑलरेडी स्टॉक जो है वो 80% से भी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुका है। तो अभी एक ऑब्वियस सा सवाल जरूर आता है कि अगर इन स्टॉक्स को खरीदना था तो एक अर्ली स्टेज पे खरीदना था, लेकिन अभी विजय केडिया जी इन स्टॉक्स में अगले 5 से 7 साल तक रैली हो सकता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे भी विजय केडिया जी अपना रैशनल बताते हैं और उनका रैशनल बहुत ही सिंपल है। तो एक साल पहले कुछ ही लोगों ने ये जो डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स का जो स्टोरी है उसको प्रेडिक्ट किया था और वो स्टोरी अब तक अच्छा चल भी चुका है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये जो स्टोरी है ये ओपन में आ गया है, यानी सबको इस स्टोरी के बारे में पता चल चुका है। और विजय केडिया जी इस पॉइंट पे ये बिलीव करते हैं कि अभी ये जो नए इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में आ रहे हैं और इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन स्टॉक्स के साथ बने रहेंगे और वो इन स्टॉक्स को जाने नहीं देंगे। और अभी डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उनकी वजह से जो ग्रोथ होगा वो ऐसे स्टॉक्स को आगे भी बढ़ते रहने के लिए सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स अभी रेलवे और डिफेंस थीम्स के अंडर रैली कर रहे हैं और उनमें से कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव स्टॉक्स भी हो गए हैं, वो आगे चल के और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसीलिए उनका ये मानना है कि अभी ये जो डिफेंस और रेलवे का थीम है और उसमें अभी ये जो रैली हो रहा है वो एक अर्ली स्टेज में है, क्योंकि जिस तरीके के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन सेक्टर्स में है उसकी वजह से आगे भी इन स्टॉक्स में और भी ज्यादा रैली होना बाकी है, ऐसा विजय केडिया जी का मानना है। और अभी तक विजय केडिया जी ने जो भी बोला है उसको आप फैक्ट और नंबर्स के साथ भी मैच कर सकते हो, जहां पर आपको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपेक्स है रेलवेज और डिफेंस सेक्टर में वो हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर्च्यून इंडिया में जो बजट 2023 के डिटेल्स दिए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इंडियन रेलवेज का जो एक्सपेंसेस है, यानी इंडियन रेलवेज के ऊपर गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रहा है वो इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन रेलवेज का जो एक्सपेंसेस है वो 45% इंक्रीज हुआ था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन वही जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो 43% बढ़ा था। और इन्हीं रीजंस की वजह से अभी इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवेज के ऊपर कर रहा है जो इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट का ये एंटिसिपेशन है कि इंडियन रेलवेज के अंडर काम करने वाले जो कंपनीज है मोर देन एक्सपेक्टेड बढ़ सकता है। और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन रेलवेज का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक अराउंड 32,700 करोड़ के आसपास होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर भी देखेंगे तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया था कि उन्होंने 5.94 लाख करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अलोकेट किया था। और ये जो बजट है ये 2022 और 23 का जो रिवाइज एस्टिमेट था उससे 8,700 करोड़ ही ज्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो टोटल रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर है डिफेंस के ऊपर वो 84,000 करोड़ रुपीस बढ़ा है कंपेयर टू 2022। और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज भी हुआ है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इंडिया क्या करता है, इंडिया यूएसए, रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से वेपन्स और वेपन्स रिलेटेड मशीनरीज और इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है। और जब भी इंडिया वेपन्स को इन देशों से इंपोर्ट करता है तो इंडिया का इकोनॉमी नहीं बढ़ता है बल्कि यूएसए, रशिया, इजराइल और फ्रांस का इकोनॉमी बढ़ता है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस सेक्टर में इंडियन कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर में एक नया पॉलिसी चेंज लेके आता है, जहां पर वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स, पार्ट्स और मशीनरीज के इंपोर्ट के ऊपर कट लगा देता है या रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और रिसेंटली हमने जो एमटार के ऊपर वीडियो बनाया था वहां पर भी मैंने ये डिटेल शेयर किया था, जहां पर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 351 आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और 2023 में भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 928 कंपोनेंट्स के इंपोर्ट के ऊपर फेज्ड बैन लगा दिया था ताकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट कर पाए। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से विजय केडिया जी ने ये बताया था कि अभी रेलवेज और डिफेंस सेक्टर में जो रैली हो रहा है वो एक नेसेंट स्टेज में है और ये आने वाले 5 से 7 साल तक चल सकता है। और उसके अलावा विजय केडिया जी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्टॉक करेक्शंस 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला, जहां पर शेयर प्राइस
बहुत ही शार्पली करेक्ट होता है या बहुत तेजी से शार्पली गिरता है, और दूसरा करेक्शन ऐसा होता है कि जहां पर प्राइस जो है वो सिमिलर लेवल पे ही होता है या थोड़ा लोअर लेवल पे भी ऊपर नीचे वहीं पर होता है फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय की। और यहां पर वो ये बताते हैं कि जो स्टॉक्स रैली कर रहे होते हैं उनमें शार्प करेक्शंस बहुत ही अनलाइकली होते हैं, लेकिन हाँ यहां पर कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे उन्हीं लेवल्स के आसपास होता है। और यहां पर कंसोलिडेशन फेज में जो करेक्शंस होते हैं मे बी वो 20-30% का हो सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स का अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो वापस बाउंस बैक और ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर सकता है। यानी अगर वो थोड़े बहुत कम भी होते हैं तो वो फिर भी मीडियम टर्म में रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से विजय केडिया जी को ये लगता है कि आने वाले टाइम में भी इन्वेस्टर्स डिफेंस और रेलवे के थीम के साथ अटैच्ड रहने के पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से ये जो डिफेंस और रेलवे के थीम है ये आने वाले 5 से 7 सालों तक चल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी यहाँ पर विजय केडिया जी ने ये जो 2 तरीके के स्टॉक करेक्शंस बताए थे उसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप तेजस नेटवर्क्स को ही कंसिडर करेंगे तो इस स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हो रहा था, और विजय केडिया जी ने यह बताया था कि जब स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रैली होता है तो उसमें शार्प करेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, 20 से 30% गिर सकता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े शार्प करेक्शंस नहीं होते हैं, और जो भी छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं उसके बावजूद भी वो मीडियम टर्म में फिर भी रिटर्न्स डिलीवर करने के केपेबल होते हैं। तो अभी अगर आप यही थ्योरी तेजस नेटवर्क्स में भी लगाएंगे तो यहां पर आपको यह दिखेगा कि पहले स्टॉक में 332% का रैली होता है, और उसके बाद स्टॉक में 6 to 7% का करेक्शन होता है, उसके बाद फिर से स्टॉक में 64% का रैली होता है, और उसके बाद फिर से स्टॉक में 21% का करेक्शन होता है, और उसके बाद फिर से स्टॉक में 200% का रैली होता है, फिर से स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है और स्टॉक अराउंड 25% नीचे चला जाता है, और वहां से फिर से स्टॉक में 83% का रैली होता है, और फिर से 26% का करेक्शन, और उसके बाद से अब तक रिसेंटली स्टॉक में 72% का रैली हो चुका है। तो अभी आपने ये जो पैटर्न देखा है विजय केडिया जी इसी पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहे थे, जहां पर अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और बिजनेस बहुत ही सॉलिड है, अगर वो स्टॉक रैली कर रहा है तो उसमें शार्प और डीपर करेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं उसके बावजूद भी वो मीडियम टर्म में रिटर्न्स डिलीवर करने के केपेबल होते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी रेलवे स्टॉक्स में एक और वैलिड आर्गुमेंट ये भी करते हैं कि इतना बड़ा रैली होने के बाद भी अभी भी रेलवे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल अगर आप IRCON इंटरनेशनल को कंसिडर करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को अंडर वैल्यूड इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन वही इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के मार्केट कैप से 2.6 टाइम्स ज्यादा है, और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि अगर कंपनी में इतना ज्यादा अर्निंग विजिबिलिटी है, यानी कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट्स कमा सकता है उसके ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी है, और ऐसे कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो इस कंपनी का जो पी है वो फ्यूचर में री रेट होने का पॉसिबिलिटी रखता है। यानी प्रेजेंटली कंपनी का जो स्टॉक है वो अराउंड 15 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, और अभी तक जो हमने अंडर वैल्यूड होने का रीजन डिस्कस किया है उसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि कंपनी का जो पी है वो 15 से री रेट होके 20 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है, या 30 भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि अभी भी रेलवे स्टॉक्स में और भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। तो अभी इसके बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से एज अ इन्वेस्टर हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो रेलवे और डिफेंस है ये दोनों टाइटली रेगुलेटेड सेक्टर्स है, जिसको गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज के साथ मैनेज करता है, और ऐसे सेक्टर्स जिसको प्रेडोमिनेंटली गवर्नमेंट रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है तो वहां पर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और पॉलिसी चेंजेस का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है या बैन लगा दिया है। तो इस पॉलिसी चेंजेस की वजह से क्या हुआ, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है उनमें बूम आ गया और वो सारे स्टॉक्स रैली करने लगे। तो अभी मान लीजिए फ्यूचर में गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट पॉलिसी है इसको हम फिर से चेंज करेंगे, और जो भी बैन हमने लगाए थे उन सारे बैन्स को हम हटा देंगे। तब क्या होगा, ऑब्वियसली सारे डिफेंस के जो स्टॉक है उनमें रैली होना बंद हो जाएगा और उनमें बहुत बड़े बड़े करेक्शंस भी हो सकते हैं, और ऐसा पहले भी हो चुका है। जब IRCTC के केस में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज अनाउंस किया था तो उस टाइम IRCTC का शेयर प्राइस क्रैश हो गया था, एंड ऑफ कोर्स बाद में गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को रोल बैक भी कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स का भरोसा स्टॉक पे वापस अभी तक नहीं आ पा रहा है। उसी तरीके से एक और स्टॉक है IEX या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, और यहां पर भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए थे जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर भी रातों
रातों रात एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। और ऐसा ही एक और एग्जांपल है ट्राइडेंट, जहां पर कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी चेंज करने की वजह से ट्राइडेंट इफेक्टिवली मार्जिन लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट्स पे compete ही नहीं कर पा रहा है। और एक और एग्जांपल है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो इंडिया में सोलर ग्लासेस का पहला और अकेला मैन्युफैक्चरर था। और इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा बूम इसीलिए आया था क्योंकि अगस्त 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना से जो सोलर ग्लासेस इंपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दिया था, जिसकी वजह से सोलर ग्लासेस को चाइना से इंपोर्ट करने के बदले इंडिया में ही बाय करना सस्ता पड़ रहा था। और इंडिया में ये अकेला मैन्युफैक्चरर था, जिसकी वजह से इसको इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि मजा नहीं आ रहा है और उन्होंने चाइना से ये जो सोलर ग्लासेस इंपोर्ट किए जाते थे उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दिया, जिसकी वजह से फिर से इन सोलर ग्लासेस को चाइना से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ने लगा। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स का जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां से कंपनी का मार्जिन बुरी तरीके से खराब हो गया। और इसी रीजन की वजह से जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 12 करोड़ का लॉसेस भी पोस्ट किया है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से अगर आप किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, माइल्डली नहीं बल्कि हेवीली डिपेंडेंट होता है, जिसमें हमारे रेलवे और डिफेंस सेक्टर भी आते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी चेंजेस करने के बारे में सोच रहा है या जो भी पॉलिसीज फ्यूचर में आने के पॉसिबिलिटी है उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना होता है और उसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट भी करना होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने किसी रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उस रेलवे स्टॉक ने आपको अच्छा रिटर्न्स डिलीवर किया है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड एज अ नेक्स्ट स्टेप आप ये वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो जहां पर हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस किए थे जो आने वाले टाइम में डबल होने के पोटेंशियल रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।